गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। मैंने कल आपके जो है राज्यसभा की शक्तियों के बारे में और लोकसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। तो लोकसभा की शक्तियाँ जो है मैंने आपको बता दी थी कि निर्वाचन संबंधी शक्ति, संशोधन संबंधी शक्ति, वित्तीय संबंधी शक्ति, विधायी संबंधी शक्ति। इसके बाद राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ शक्तियाँ जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सेम है, और कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो लोकसभा के पास हैं लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है, और जो राज्यसभा के पास हैं वो लोकसभा के पास नहीं है। इसलिए राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, विधायी शक्ति, और उसके बाद जो है संविधान संशोधन की शक्ति, और उसके बाद जो है वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका संबंधी शक्ति। उसके बाद मैंने यहाँ चार शक्ति जो है शक्तियों के बारे में, राज्यसभा की शक्तियों की चार शक्तियों के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी, और वित्तीय शक्ति के बारे में भी बता दिया था, कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और आज जो मैं आपको बताऊँगा निर्वाचन संबंधी शक्ति कि निर्वाचन संबंधी शक्ति कौन कौन सी है। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति और अन्य शक्तियों के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा कि जो राज्यसभा में जो निर्वाचन संबंधी शक्ति के बारे में कौन कौन से हैं वो देखिए। उपयुक्त शक्तियों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि उपयुक्त शक्तियों के आधार पर जो है अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, और जिनका प्रयोग जो है वह लोकसभा के साथ मिलकर करता है। वो शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 देखिए, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, हिसाब लेते हैं। दूसरा है कि राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये भी दोनों सेम है। तीसरा है कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित या स्वीकार कर लें। ये तीसरा हो गया। चौथा जो है वो है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को उस पद से हटा सकता है। तो ये देखिए, ये चार अधिकार जो आए हैं आपके सामने, निर्वाचन संबंधी और अन्य शक्तियां हैं। निर्वाचन संबंधी शक्ति तो आपके सामने आपको बता दी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य मिलकर के ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फिर ये दोनों को उठाने का काम भी जो है, एक तो उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारी को उठाने का काम भी दोनों का सेम है। और राज्यसभा के और लोकसभा के साथ मिलकर के वो जो है बहुमत से वो उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से हटा सकते हैं। तो ये चार जो निर्वाचन संबंधी और उनको हटाने संबंधी जो अधिकार हैं दोनों के पास सेम है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर है। इसके बाद छठा अधिकार है कि राज्यसभा की विशिष्ट और अन्य शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। तो नंबर 1 अनुच्छेद 249, इसमें क्या कहा गया है कि इसके अनुसार राज्यसभा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो ये अधिकार लोकसभा के पास नहीं है लेकिन राज्यसभा के पास है कि राज्य सूची के ऊपर जो अधिकार है, वो लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के पास है। उनके विषय पर कानून बनाने का अधिकार उसी के पास मौजूद है। इसके बाद देखिए, अगला जो बताया गया है अनुच्छेद 312, 249 और 312 मैंने आपके पास बताया कि 249 में ये कहा गया कि राज्य सूची के जो विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यसभा के पास है। कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। तो राज्य सूची के ऊपर राष्ट्रीय विषय का घोषित कर सकती है। दूसरा जो है अनुच्छेद 312। तो देखिए, अनुच्छेद 312 में कहा गया है, अनुच्छेद 312 के अनुसार ये बताया गया है, 312 के अनुसार ये है, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को लागू करना या स्थापित करने का अधिकार है सिर्फ ओनली केंद्र सरकार को के पास है।
तो दूसरा देखिए, इसमें दूसरा यदि दूसरा जो इसमें दे रखा है, तो देखिए इसमें दूसरा ये है कि यदि आपातकालीन उद्घोषणा के समय लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसी उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर वह विघटित हो जाती है, तो केवल राज्यसभा की स्वीकृति से ही आपातकाल उद्घोषणा उस समय तक प्रभावी रह सकती है जब तक कि नई लोकसभा में उसकी पहली बैठक से 1 माह के अंदर वह स्वीकार या अस्वीकार न हो जाए। इसलिए अगर आपातकाल जब लगता है देश में, जब लोकसभा भंग हो जाती है, जब लोकसभा भंग हो जाती है, जो शक्ति जो है राज्यसभा के पास आ जाती है। तो देखिए ये शक्ति भी जो है राज्यसभा के पास मौजूद है। तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, ये दोनों शक्ति और एक आपातकाल के समय ये तीनों शक्ति राज्यसभा के पास ज़्यादा है। राज्यसभा इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब आगे आपके ये जो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में और लोकसभा की शक्तियों के बारे में, दोनों को बारे में मैंने आपको क्लियर करा दिया गया है। दोनों के पास ये शक्तियाँ हैं। अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ, एक पॉइंट है काम रोको प्रस्ताव क्या है। यदि अचानक कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, घटित हो जाती है, तो संसद सदस्य ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि विचाराधीन मामले को कुछ समय के लिए, जब संसद में कोई प्रस्ताव चल रहा है अगर और उस प्रस्ताव के बीच में अगर कोई घटना हो जाती है, तो उस प्रस्ताव को, जो विचाराधीन प्रस्ताव है, उसको रोका जा सकता है। जब रोकने के बाद रोक करके उस घटना पर विचार कर लिया जाए, उठाया जाने वाला मामला गंभीर होना चाहिए, तो उस मामले को रोक कर दूसरा मामला उठाया जाए, लेकिन वो मामला गंभीर होना चाहिए। अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वह उस मामले पर वाद विवाद की अनुमति दे सकता है, वाद विवाद रख सकता है, अनुमति दे सकता है। इसलिए काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से संसद सदस्य को यह मौका मिलता है कि वह मंत्रियों के कार्य और उनकी भूलों को प्रकाश में लाया जा सके। इसमें एक काम और मिल जाता है, जब वो विचाराधीन प्रस्ताव चल रहा है तो जो प्रस्ताव विचाराधीन जो रुक जाता है, लेकिन उनको एक मौका मिल जाता है कि मंत्रियों को, संसद सदस्य को यह मौका मिल जाता है कि मंत्रियों के जो कार्य हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है या कोई भूल तो नहीं हो गई है, तो उस भूल और उन कार्यों को प्रकाश में लाया जा सकता है। लेकिन उनके पास समय मिल जाता है, क्यों? क्योंकि उस विचाराधीन जो मामला चल रहा है वो रुक जाता है और दूसरा मामला चालू हो जाता है। तो जो रुका हुआ मामला है उसके जो कमियां रह जाती हैं मंत्रियों के, या कोई भी समस्या रह जाती है, उन समस्याओं का मौका मिल जाता है, उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए काम रोको प्रस्ताव के आवश्यक तत्व इस प्रकार है। नंबर 1, मामला निश्चित स्वरूप वाला हो। दूसरा, उसका आधार तथ्यात्मक हो। तीसरा, मामला अविलंबी हो। नंबर 4, वह लोक महत्व का होना चाहिए जब काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो काम रोको प्रस्ताव से क्या है, कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्यकाल, दोनों के सदस्य, दोनों का गठन, दोनों का कार्यकाल, दोनों का गठन, दोनों का जो सहयोग और दोनों की शक्तियाँ। तो मैंने लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों की शक्तियों के बारे में चर्चा की है, और दोनों शक्तियों के बारे में, दोनों की जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि लंबे समय तक आप इन शक्तियों को भूलेंगे नहीं। ये आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत महत्वपूर्ण और कंपटीशन में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए मैंने अच्छी तरह से बताया है कि कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी शक्तियाँ नहीं हैं, और दोनों के बारे में मैंने आपको आने वाला जो क्लास होगी दोनों की तुलना करके बताऊंगा कि दोनों में क्या तुलना है। इसलिए मैंने जो आपको पढ़ाया है कि कौन कौन से जो पॉइंट है, कौन से पॉइंट नहीं है, और इसके साथ ही मैंने आपको अविश्वास या काम रोको प्रस्ताव के बारे में भी मैंने आपको चर्चा की गई कि काम रोको प्रस्ताव क्या है। बहुत अच्छी तरह से मैंने अभी उसको समझाया है। इसको अच्छी तरह से आपको समझना है, अच्छी तरह से कॉपी में आपको जो है राइटिंग करनी है, और अच्छी तरह से जो है नोट्स बनाने हैं।
अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही पढ़ाऊँगा। कल अगला जो आपको दोनों की तुलना बताऊँगा, लोकसभा और राज्यसभा की तुलना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद।